हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका गुरुकुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल पर अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर है, जैसे कि आईआईटी जी का जो पेपर होना है वो, साथ में नीट एनडब्ल्यूटी और सीयूईटी। जो स्टूडेंट्स इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ वीडियो सीरीज लेकर आए हैं। और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरीज डिस्कस करेंगे और थ्योरी के साथ साथ कुछ एक जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सारा रहने वाला है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के आते हैं, उनके बारे में ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और ये एक क्रैश कोर्स की तरह हम इसको चलाएंगे, मतलब कि डेली हम कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें चैप्टर वाइज कंटेंट डालेंगे, वीडियो लेक्चर्स डालेंगे। और उसके लिए आपको कुछ एक प्रैक्टिस के लिए हम शीट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और शीट्स के लिए दोस्तों जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, गुरुकुलस एकेडमी के नाम से ही है, तो आप उस चैनल पर जाकर काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ पर भी मिल सकता है। जो भी हम प्रैक्टिस शीट देंगे, क्वेश्चन पेपर्स देंगे, ताकि आप आईआईटी जी के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें, उसके लिए हम सारी प्रैक्टिस शीट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। तो वहाँ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन भी डालेंगे, आंसर की भी वहाँ पर अपलोड की जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली आप अपने सिलेबस को कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट 1 हमने पिक किया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर आते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर भी हम पूरा चैप्टर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। और क्रैश कोर्स में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेकर चलेंगे। और जो टॉपिक हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं वो है बोहर मॉडल। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल के पॉइंट्स क्या है, उन सब के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी शॉर्ट टाइम में इस पूरे कोर्स को करना है। तो बोहर मॉडल जो है, जनरली आपने पढ़ा है कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से कुछ बातें आपने पढ़ी हैं। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो हमारा जो टॉपिक है, जो मेन फोकस रहेगा वो इस एनर्जी पे ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बोहर ने दिया था वो है -2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एंड द होल मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। ये बोहर का फॉर्मूला था एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। और इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो टर्म्स यूज हो रही हैं, ई एन दैट इज अ एनर्जी, और फॉर्मूले में है 2 पाई स्क्वायर। पाई का आपको पता ही है, पाई 3.14। m जो है दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to power -31 kilogram. E is the charge on electron and it is 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. N is the number of shell or number of orbit in which electron is revolving.
H is Planck's constant, the value of it is 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second, and Z is the atomic number. तो ये जो फॉर्मूले में यूज हो रही चीजें हैं, टर्म्स हैं, उनके बारे में। और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस होते हैं उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस दैट मीन्स जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लाइक He1+, Li2 पॉजिटिव। तो ये जो स्पेसेस हैं इनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो हमें कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये सारे कांस्टेंट, जैसे m की वैल्यू जो है यहाँ पर फिक्स है कि m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, ये सब वैल्यू फिक्स है। और ये वैल्यूज अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है En इज इक्वल टू -1.312 इंटू 10 raised to power 6 divided by n square and the whole multiply by z square। तो ये फॉर्मूला सॉल्व होके हमारे पास इस तरह से बन जाता है, और ये है जूल पर मोल के अंदर। और हमें न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादातर जूल पर एटम में कन्वर्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हम इसको अगर जूल पर एटम में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 2.18 माइनस का मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -18 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर और डिवाइड में रह जाता है n स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाता है जूल पर एटम। ये जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे, वो आप भी नोट करते रहें। चाहे तो वीडियो को पॉज करके सभी फॉर्मूले अच्छे से पहले लिख लें और फिर साथ साथ समझें। और इसी के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला चेंज होकर बन जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सब आप नोट करते रहें साथ साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस के लिए ही लगेगा। उसके बाद बोहर ने साथ में एक बात और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में जब घूमता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, पर अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे में चला जाता है किसी भी वजह से, चाहे एनर्जी वहां एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो जब भी ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आता है, और जो एनर्जी में चेंज आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे n2 में जा रहा है, तो उसकी एनर्जी, तो ये आ जाएगा E ऑफ n2, और जहां से इलेक्ट्रॉन आया उसकी एनर्जी, तो ये आ जाता है E ऑफ n1। और इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम करें तो सेकेंड ऑर्बिट जो n2 है उसकी एनर्जी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले में n की जगह n2 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n की जगह यहाँ पर आ जाएगा n2 स्क्वायर माइनस, और फिर हम इसी फॉर्मूले में अब n की जगह n1 रख दें, तो यहाँ माइनस फॉर्मूले में ये लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस साथ चलेगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चल रहा है फॉर्मूला। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 13.6, साथ में जेड स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा? हमने देखिए प्लस का 13.6 जो है वो कॉमन लिया है, तो यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1/n2 स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जितना भी चेंज आएगा उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये फॉर्मूला भी आप साथ में नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, एनर्जी से ही, कि एक एटम के अंदर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के जब चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी जो है वो हो सकती है। एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पर एक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसके मोशन की वजह से है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरी उसकी जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये चार स्पेसेस हैं, दो चार स्पेसेस हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये होती है इसकी टोटल एनर्जी। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो है Ze²/2r। और इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है -Ze²/r। और हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक है Ze²/2r, और प्लस साथ में पोटेंशियल एनर्जी, वो माइनस का साइन साथ चलेगा, तो -Ze²/r। देखिए ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला डेराइव भी किया जा सकता है, पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि टाइम कम है, क्रैश कोर्स है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे ही फोकस करेंगे, उनकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। तो टोटल एनर्जी हम सॉल्व करें तो यहाँ Ze²/2r, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Ze²/r, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -Ze²/2r। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह की ये एनर्जी जो है इनका फॉर्मूला बन गया। एक तो जैसे ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। एक हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखें। और एक हमारे पास ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। और एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। इसी तरह पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, या पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो अगर फॉर्मूले हमें पता है तो हम ये तीनों तरह के रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में ये फॉर्मूलेज हैं, तो आपको याद रखने हैं ये। और साथ में एक पॉइंट और जो आता है वो है एंगुलर मोमेंटम का, कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम का mvr, तो वो mvr इज इक्वल टू nh/2π। कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है mvr। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और n जो है दैट इज n इज इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी नंबर हो सकता है ये इंटीग्रल मल्टीपल। ज्यादातर n जो है वो रहता है नंबर ऑफ ऑर्बिट ही होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो n की जगह हम 3 रख देंगे, फोर्थ में है तो 4 रख देंगे। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला, और h आपको पहले ही बता चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बोहर मॉडल के मेन पॉइंट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। तो आगे के टॉपिक्स में हमारे पास जो आता है वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाल सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, ये चीज।
तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस, तो रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं r से, और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट जिस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, और इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। और इन फॉर्मूले के अंदर वही चीजें यूज हो रही हैं जो हमने एनर्जी के केस में बताया था कि n जो है, n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और पाई 3.14। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.529, और साथ में ऊपर बच जाता है n स्क्वायर और नीचे रह जाता है z। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। और जनरली कई बार 0.529 को r नॉट भी लिखा जाता है, और ये बन जाता है n स्क्वायर बाय z। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। कुछ केसेस में कुछ बुक्स के अंदर इसको a से भी लिखा जाता है, जैसे a n लिख दिया और r को लिख देते हैं a, और नॉट के लिए नॉट है इंटू n स्क्वायर बाय z। तो ये जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए ही एप्लीकेबल हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के लिए अगर मुझे रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 1 होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक ही ऑर्बिट होगा और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी रेडियस अगर इस ऑर्बिट की निकालनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए नॉट, और ए नॉट होता है 0.529 मल्टीप्लाई एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट है फर्स्ट, तो एन की जगह रख देंगे फर्स्ट 1 रख देंगे, और z एटॉमिक नंबर वो भी 1 है, तो ये बन जाता है 0.529। और 0.529 जो है इसको हम a नोट से लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। तो दिस इज a1 and this a naught is called as Bohr radius. This is Bohr radius. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। अब इसी के अंदर केसेस जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर सेम एलिमेंट है, फॉर सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, उसके हमारे को दो ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो कंपेयर करना है। तो जैसे एक ऑर्बिट तो हो गया n1, दूसरा हो गया n2, तो दोनों की हमें जो रेडियस होगी उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। और तो हम क्या करेंगे, हम एक बार r के अंदर रख देंगे n1, तो ये हो जाएगा r n1 इज इक्वल टू r नॉट मल्टीप्लाई n की जगह फिर रख देंगे n1 स्क्वायर बाय में z, और r n2 जो है उसकी जगह भी रखेंगे, n की जगह आपकी बार r n2 रख देते हैं, तो ये बन जाता है r नोट तो सेम ही रहना है, दैट इज बोहर रेडियस, जो फर्स्ट शेल है उसकी रेडियस है 0.529, वो तो कांस्टेंट ही है, और n की जगह पर आ जाएगा n2 स्क्वायर बाय में z। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए r n1 बाय r n2, क्योंकि एलिमेंट देखिए सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट है तो z की वैल्यू सेम रहेगी। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो r नोट से r नोट कट जाएगा, और z से जो है वो z कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। तो ये दोनों की रेडियस को कंपेयर करने का तरीका है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सेम एलिमेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो दे दे और कहे कि बताओ भाई सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो आपको सीधा क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट है n1 और सेकंड ऑर्बिट है n2,
तो हमारे पास R1 जो है वो दे रखा है और Rn2 जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम रेडियस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो टर्म आती है बोहर के इस मॉडल से रिलेटेड, वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है Vn, दैट मीन्स की वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई z e स्क्वायर बाय nh। तो टर्म्स वही है, इसमें मास का कोई रोल नहीं है। Z एटॉमिक नंबर, E चार्ज है, N नंबर ऑफ ऑर्बिट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये बनता है 2.18 इंटू 10⁶ एंड मल्टीप्लाई बाय बच जाता है हमारे पास Z बाय N, एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी आप दो अलग अलग ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनके वेलोसिटी को कंपेयर करना चाहें तो फर्स्ट के लिए Vn1 और जो सेकंड ऑर्बिट होगा वो Vn2। तो एक बार n1 n2 पुट कर देंगे, दूसरी बार n2 पुट करके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा n2 बाई n1। तो ये डायरेक्ट हमारे पास वेलोसिटी का कंपेयर करने का फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान रखें ये कब लगेगा, जब हमारे पास सेम एलिमेंट होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तब उस केस में Z के लिए भी हम Z1 Z2 कर देंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए भी मैं चलो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Vn1 बाय Vn2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Z1 बाय Z2, और ये आ जाएगा साथ में N2 बाय N1। ये डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमारे पास वेलोसिटी को कंपेयर करने का फॉर्मूला होगा। तो ये भी आप फॉर्मूला जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली जो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम पीरियड। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करने में उसको कितना टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में क्या टाइम लगता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू, जनरली क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अगर हम कर दें तो वो हमारे पास होता है टाइम। और डिस्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ से स्टार्ट करता है और पूरा चक्कर काट के वापस इसी जगह पर आ जाता है, तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया ये हमारे पास क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, और वो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r और डिवाइड में वेलोसिटी। तो यहाँ पर r और v हमारे पास टर्म्स हैं जिनके फॉर्मूले अभी हमने पीछे लिखे भी हैं। तो अगर मैं इस सारे को इसमें पुट कर देता हूँ तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने पर r और v की वैल्यू सॉल्व करने पर जो फॉर्मूला बन जाता है वो है 1.51 इंटू 10⁻⁻16, और साथ में आ जाता है n क्यूब बाय z स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान रखें कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। तो कंपेयर करना है तो यहाँ पर भी दो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में टाइम लगेगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट n1 है उसमें Tn1, और अगला ऑर्बिट मान लीजिए n2 है तो उसमें जो टाइम लगेगा वो, और दोनों का रेशियो जो है वो सॉल्व करें तो ये आ जाएगा n1 बाय n2 क्यूब,
और जो एटॉमिक नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा Z2 और यहाँ आ जाएगा नीचे Z1 और इनका स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है टाइम पीरियड को कंपेयर करने का फॉर्मूला बन जाता है। तो काफ़ी सारे फार्मूले हमने कर लिए हैं, एनर्जी का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, रेडियस का हो गया, टाइम पीरियड का हो गया। तो ये सब फार्मूले आप एक अलग जगह पर लिख लें और अब हम सॉल्व करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो जी मेन 2025 का क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन क्या है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट excited state of helium ion is given as if A naught is the radius of first stationary state of a hydrogen atom। कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस है वो है A naught। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन क्या होगा, इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि क्या आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था आर एन, रेडियस निकालने का फॉर्मूला आर एन इज इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड एटॉमिक नंबर और आर नॉट होता है बोहर रेडियस। तो यहाँ एक चीज जो दी हुई है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो है ए नॉट। हाइड्रोजन के लिए ए नॉट दिया हुआ है फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट जो हाइड्रोजन का है उसका रेडियस। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आंसर भी देखिए ए नॉट के टर्म्स में ही हमें बताना है, तो इसलिए हमें इसका यूज करना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ पर आर एन जो है रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, तो हम एन को 1 मान लेते हैं, आर वन आर नॉट एज इट इज इनटू में एन। फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन का तो इसलिए एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो यहाँ R1 जो है फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो गिवन है और वो ए नॉट हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हम R1 की जगह पर ए नॉट रख देते हैं। तो ए नॉट इज इक्वल टू आ गया आर नॉट। तो ये आप वैसे भी ध्यान रखिए न्यूमेरिकल के अंदर कि जो हमारा आर नोट होता है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम का ही रेडियस होता है, तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम बात करते हैं हीलियम आयन के लिए कि हीलियम आयन के लिए हमारे को क्या कैलकुलेट करना है। हीलियम आयन होता है He पॉजिटिव और उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हमें निकालना है रेडियस। अब हीलियम आयन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बट पॉजिटिव है 1, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो बचा है कितने, एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ पर होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम की तरह का ही स्पेसिस बन गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और इसकी फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट ऑर्बिट में और ये यहाँ से जंप करके चला जाएगा इस ऑर्बिट में, तो ये इसकी सेकेंड जो ऑर्बिट है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। तो हमें इस एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद रेडियस निकालना है, तो इसका मतलब हमें जो रेडियस निकालना है वो हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास ये है, आर नोट हमने पहले ही देख लिया कि आर नोट जो है वो किसके बराबर है, ए नोट के, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ए नोट इनटू में एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और हमें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो इसलिए एन की जगह रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में जेड, जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको सॉल्व कर लें। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो ए नोट इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर 4, नीचे 2 है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2, तो ये बन गया 2 ए नॉट। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर है डी ऑप्शन, जो है वो हमारा आंसर होगा ये, जिसमें जो आंसर है वो है R इज इक्वल टू 2 ए नॉट।
तो न्यूमेरिकल थोड़ा-सा आपको शॉर्ट में अगर करना है तो सीधा-सीधा आप ये ध्यान रखिए कि जो R नॉट होता है वो R नॉट की जगह पर हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस दिया होगा फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का वही R नॉट की जगह आपको रखना है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 2025 में ये आया था। एक टॉपिक और जो हम आज करने वाले हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तैयारी और टाइम बहुत कम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को हम प्लेस करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, मेटल की प्लेट्स के बीच में रखते हैं, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उस हाई पोटेंशियल के अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है और एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पर जाता है और हाई एनर्जी लेवल से जब वो रिटर्न करता है लो एनर्जी लेवल पे, हाई से लेवल लो पर जब वो आता है तो वहां पर एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और उन्हीं रेडिएशंस के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पैटर्न बनता है वो होता है स्पेक्ट्रम। तो उसी स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करेंगे जिसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो एडिशन जो एमिशन होता है रेडिएशंस का उसको हम शो कर सकते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो डायग्राम में क्या होता है कि एक एक हम इस तरह से एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक लाइन हमने जो ड्रॉ की है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह दूसरी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सेकेंड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगी। एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह ये थर्ड लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं थर्ड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगी और ये फोर्थ, ये सब बोहर मॉडल में आता है और आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं इनके बीच का गैप जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप जो है वो कम होता जाता है। जैसे ये पहले दोनों के बीच में आप देखें तो गैप ज्यादा है, उसके बाद अगले दोनों में आप देखेंगे तो गैप जो है वो ये कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता जाता है। तो इस तरह से ये काफी सारी लाइंस हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेंगी और हर एनर्जी लेवल जो है वो एक ऑर्बिट को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये जो हमारी फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरह से और भी अगर हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक लास्ट लाइन हम यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लास्ट लाइन है बिल्कुल लास्ट इन्फिनिटी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा इन्फिनिटी ऑर्बिट है। और इस स्पेक्ट्रम के अंदर अगर आपने पढ़ा है, आपको ध्यान हो, तो अलग अलग तरह से पैटर्न बनता है कि सपोज कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पोजीशन पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पे, और वहां से वो रिटर्न करके आता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बन जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज बन जाती है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए 6 से आ रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर 5th से आ रहा है, आए कहीं से भी, बट अगर वो आता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो जो हमारी लाइंस बनती हैं, जो हमारी सीरीज बनती है, इस सीरीज को एक नाम दिया जाता है और वो होता है लाइमन सीरीज। दिस इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज।
और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है सपोज कीजिए कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आ रहा है पर वो रिटर्न करता है सेकंड में, इन्फिनिटी से वो सेकंड में आया, 6 से वो सेकंड में आया, 5th से वो सेकंड में आया, कहीं से भी वो हायर एनर्जी लेवल से अगर वो आता है सेकंड एनर्जी लेवल पे, तो जो सीरीज है वो कहलाती है बाल्मर सीरीज। दिस इज बाल्मर। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड में आता है, कहीं से भी हायर एनर्जी लेवल से आए, ये थर्ड में आ रहा है तो लाइमन बाल्मर, और इसके बाद अगर थर्ड में आता है तो उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। और इसी तरह अगर 4 में आता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और अगर वो 5th में आता है तो उसको कहा जाता है पी फंड सीरीज। तो इस तरह से हमारे पास ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये पैटर्न होता है, डायग्राम होता है। और इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं हायर ऑर्बिट से लोअर में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और उन रेडिएशंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी यहाँ पर है जिसको रेडबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है। दिस इज रेडबर्ग फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर को। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले के अंदर जो लैम्डा है दिस इज वेवलेंथ, और 1 अपॉन लैम्डा जो है इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते होते हैं, जिसको वेव नंबर कहा जाता है। दिस इज वेव नंबर। आर एच दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जनरली 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और N1 N2 क्या होता है? N1 और N2, N2 होता है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है, और N1 जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम यहाँ पर N1 कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि लाइमन सीरीज में क्या होता है। लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है कहीं भी हायर ऑर्बिट से, तो जिसमें आ रहा है वो n1 है, तो इसका मतलब लाइमन के लिए n1 की वैल्यू तो होगी 1, और n2 की वैल्यू क्या होगी? n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 1 से हायर होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक। इसी तरह अगर हम बात करें बाल्मर की, तो बाल्मर के लिए n1 क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड में आता है, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और n2 हमेशा हायर होगा इससे 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और इसी तरह सभी में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो n2 जो है वो हमेशा जो है ग्रेटर होगा n1 से। n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1। और इस सीरीज के अंदर एक चीज और देखिए कि जो हम ये पैटर्न बनाते हैं, इस पैटर्न के अंदर जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूं, तो लाइमन सीरीज के अंदर काफी सारी लाइंस बन रही हैं, पर ये जो लाइन है दिस वन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन, या हम इसको H अल्फा लाइन भी बोल देते हैं। इसी तरह जो हमारी ये सेकेंड लाइन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन या H बीटा लाइन, और ऐसे ही चलता जाता है। और ये जो लाइन होती है हमारी, जो लास्ट लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन तो हर सीरीज में ऐसा ही होगा। तो जैसे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं फाइनली कि किसी भी सीरीज की अगर मुझे बात करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन जो है वो क्या होगी? जैसे n1 तो फिक्स होगा,
और N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 हमेशा होगा N1 प्लस 1। जैसे मान लीजिए अगर मैं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन 1 में आता है, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें N1 की वैल्यू पुट कर दे, तो N1 की जगह 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। इसी तरह अगर बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करें, तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में आता है, N1 की वैल्यू होती है 2, 2 में आता है, और N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 प्लस 1, और N1 की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 1 3। तो जब 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो बाल्मर की फर्स्ट लाइन है, और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो वो लाइमन की है। इसी तरह हम सभी सीरीज की बात कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ये जो फॉर्मूला है इसका आपने ध्यान रखना है। और लिमिटिंग लाइन जो है वो हमेशा फिक्स रहती है। लिमिटिंग लाइन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इन्फिनिटी से आएगा, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है तो N2 की वैल्यू तो सभी के लिए क्या होगी, फिक्स, तो इन्फिनिटी। और अगर हम बात करें कि लाइमन की लिमिटिंग लाइन बताओ, तो लाइमन में इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा और आता हमेशा लाइमन में किसमें है, फर्स्ट में। बाल्मर में बात करें तो इन्फिनिटी टू 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये सीरीज जो है हमें याद करनी होगी। और इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें और आती हैं कि जैसे मान लीजिए एनर्जी की बात करें अगर हम, कि एनर्जी किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा होगी। जैसे लाइमन के अंदर अगर पूछा जाए कि किस ट्रांजिशन में एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब देखिए लाइमन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आना तो हमेशा है फर्स्ट शेल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। अब वो कहाँ से आए, सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, या इन्फिनिटी से आए, तो किस में से वो आए ताकि जो एनर्जी एमिट हो वो मैक्सिमम हो। तो सीधी सी बात है कि जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों एनर्जी लेवल का, उतना एनर्जी जो है एमिट भी ज्यादा होगी। और डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि देखिए फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो नीचे है सबसे कम एनर्जी का, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट हमेशा कौन सा होता है, इनफाइनाइट जो पोजीशन पर होगा। तो इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम की अगर बात करें, तो मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट पोजीशन से अगर आता है तो वहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो सभी के लिए। और इनफाइनाइट से जब वो फर्स्ट में आता है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन। तो लिमिटिंग लाइन का एनर्जी मैक्सिमम रेडिएशन होता है। और अगर एनर्जी मिनिमम की बात करें, तो मिनिमम तो तब होगा जब एनर्जी डिफरेंस कम हो, और कम कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एनर्जी लेवल से आता है, N2 से N1 में आएगा, और यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 प्लस 1 होगी। तो अगर पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी किस केस में एमिट होगी, तो वो है इनफाइनाइट टू 1। और अगर मिनिमम एनर्जी का पूछा जाए, तो मिनिमम एनर्जी होगी सेकेंड से जब वो फर्स्ट लेवल में आएगा। और एनर्जी का रिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी होता है और वेवलेंथ के साथ भी होता है। तो एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट हो जाएगी, और अगर एनर्जी जो है वो मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम यानी कि लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको कि लाइमन के लिए, ओनली फॉर लाइमन, तो लाइमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी टू आता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी होगी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम, दैट मीन्स हाईएस्ट। तो इस तरह से हम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बातें आपको मैंने आज बताई हैं वो आप नोट कर लें, और अगर ये याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
और साथ ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस केस में जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनका एक पर्टिकुलर रीजन भी होता है। यानी अलग अलग तरह के जैसे रीजन होते हैं हमारे पास कि अल्ट्रा वायलेट है और विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड है, इस तरह से। तो जो हमारा लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन के अंदर होता है। जितना भी एनर्जी एमिट होगा वहां पर जो फ्रिक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। और बाल्मर के केस में जो होता है वो होता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। और बाकी जो हमारे तीनों बच गए, कौन कौन से बच गए? पास्टन बच गया, ब्रैकेट बच गया और पी फंड बच गया। ये होता है इंफ्रारेड के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रखें। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे ये फॉर्मूला हमने आपको बताया तो ये बोहर मॉडल से ही हमने डराइव किया है, और बोहर मॉडल की लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस ही हम यूज करेंगे। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, बट अगर हाइड्रोजन की जगह बात करते हैं कि जैसे हीलियम पॉजिटिव आयन है या लिथियम 2 पॉजिटिव है जो हाइड्रोजन लाइक है पर इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पर साथ में एटॉमिक नंबर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और यहाँ आ जाता है जेड स्क्वायर, साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में इस सारे के। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं हम सॉल्व करेंगे अभी। तो अभी आप एक बार वीडियो पॉज करके सभी तरह के जो फॉर्मूले हैं वो एक बार लिख लें कहीं पर। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे है। और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन। देखिए यहाँ दी हुई है लास्ट लाइन एंड लाइमन सीरीज लास्ट लाइन, और उसका जो वेव नंबर दिया हुआ है 109674 सेंटीमीटर इनवर्स। और हमें फाइंड आउट करना है वेव नंबर ऑफ एच अल्फा लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो सबसे पहले देखिए जो हमें बाल्मर सीरीज है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की एच अल्फा लाइन, तो सबसे पहले तो इसी को आइडेंटिफाई करें कि ये एच अल्फा लाइन कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है वो कहाँ से आता है? हायर ऑर्बिट से आता है। और किस में आता है? 2 में आता है। तो ये हमारे पास जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 में, और एच अल्फा लाइन क्या होती है? 2+1, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा ऑर्बिट होगा 3 से जब आएगा तो वो एच अल्फा लाइन है। तो ये हमारा हो गया N1 और ये हमारा हो गया N2। तो H अल्फा लाइन में N2 क्या होता है? N1+1 होता है। तो इस सीरीज के लिए हमें यहाँ पर वेव नंबर निकालना है, और वेव नंबर क्या होता है? 1/लैम्डा। दिस इज कॉल्ड एज अ वेव नंबर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, और ये है वेव नंबर। तो वेव नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ पर R की वैल्यू चाहिए एक तो R नहीं है हमारे पास। दूसरा Z, क्योंकि हमें यहाँ बाल्मर सीरीज जो कैलकुलेट करनी है वो हीलियम पॉजिटिव के लिए करनी है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो Z की जगह आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर। और 1/N1 स्क्वायर करें तो N1 यहाँ पर कितना है? 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और N2 है 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है अगर हमें R मिल जाए। तो R कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन के बारे में दे रखा है। अब लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कौन सी होती है? लास्ट मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता है, और इन्फिनिटी से लाइमन में हमेशा किस में आता है? फर्स्ट में आता है। तो इसलिए हमारे पास इन्फिनिटी तो हो जाएगा N2, और N1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसका वेव नंबर हमें दिया है। तो यही फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1
n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो r की वैल्यू जो है हमें नहीं पता, बट जो वेव नंबर है इस लास्ट लाइन का ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर वेव नंबर हमारा आ जाएगा 109674 इक्वल टू r। z, क्योंकि यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, देखिए यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो z की जगह 1। 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 कितना है, इन्फिनिटी है, सॉरी n1 जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 बाय n2, n2 इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 बाय इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, और यहाँ क्या बच गया 1, और ये माइनस 0, तो यहाँ 1 ही रह जाएगा, ये 1 है। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू हमें मिल जाती है 109674, क्योंकि इन 1 बाय इन्फिनिटी ये सारा 0 बन जाएगा। तो r की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r है 109674 इंटू 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और ये ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 5/36। तो इस सारे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 60930 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन में ये हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। और जो एक असाइनमेंट भी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पूरा असाइनमेंट, जिसमें आप बोहर मॉडल के क्वेश्चन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उस पर दिए हुए असाइनमेंट को घर बैठकर सॉल्व करें। बस सॉल्व करते टाइम आप टाइम लिमिट का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप सॉल्व करने बैठें तो एक फिक्स टाइम पे बैठें और टाइम बाउंड करके बैठें, टाइम नोट करें कि पूरा असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, और बहुत जल्दी हम उसके आंसर की भी वहाँ पर डाल देंगे, जिससे आप अपने एवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कितने गलत है। और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स भी लिए जाएँ किसी तरीके से, चाहे हम यूट्यूब पर करेंगे या फिर टेलीग्राम पर भी, या फिर किसी और माध्यम के थ्रू भी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को दूर किया जा सके। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी मतलब हमने कोशिश की है, मेहनत की है, पूरा थ्योरी लेक्चर भी है, साथ में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कंपटीशन की कर सकते हैं, आईआईटी या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे नीट है और सीयूईटी है, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करें, ताकि नोटिफ़िकेशन ऑन हो जाए, ताकि जो भी नया वीडियो हम वहाँ पर डालेंगे, वो आपको इमीडिएटली मिल सके और आप अच्छे से तैयारी टाइमली जो है वो कर सकें। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, क्रैश कोर्स के अंदर टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो सिंक होना ज़रूरी है, साथ-साथ चलना ज़रूरी है। तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो, तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके और तुरंत आप उसका लेक्चर देखकर असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कर सकें। तभी आप टाइम से सिलेबस कवर कर पाएँगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी करें और उन अपने दोस्तों को शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं।